हेलो प्यारे बच्चों, कैसे? तो चलिए शुरू करते हैं। हम हमारा जो है पार्ट 2 के अंतर्गत आज हम थोड़ी बात को और आगे बढ़ाते हैं। हमारा जो चैप्टर है वो रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण है। तो इसके अंदर हम बात करेंगे कि हम कुछ उदाहरण लेते हैं और उन्हें पहचानते हैं कि ये रासायनिक अभिक्रिया है या फिर ये भौतिक अभिक्रिया है। तो रासायनिक और भौतिक अभिक्रियाओं के बारे में थोड़ी सी चर्चा को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, पहला जो एग्जाम्पल ले रहा हूं वो ले रहा हूं प्रकाश संश्लेषण के बारे में। मैं पहला जो एग्जाम्पल है प्रकाश संश्लेषण के बारे में ले रहा हूं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। यस, ठीक है। आपको पता है फोटो का मतलब या प्रकाश का मतलब फोटो या फोटो का मतलब प्रकाश होता है और संश्लेषण का मतलब होता है बनना। तो हरी जो पत्तियां होती है जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, उस पर सूर्य के प्रकाश की किरण जैसे गिरती है तो गिरने के बाद में पेड़ क्या करता है? भोजन बनाता है। तो ये जो भोजन बनाने की जो प्रक्रिया है इसको फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। संश्लेषण का मतलब बनाना होता है और विश्लेषण का मतलब तोड़ना होता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को अगर मैं देखूं तो प्रकाश की उपस्थिति में जो पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती है वो जीव जंतुओं द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करती है? ग्रहण करती है। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये मान लो ये CO2 है। ये कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस है, जिसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और जड़ों से जाइलम के द्वारा जो है जल को खींचा जाता है। जो भौम जल होता है वो जड़ों के द्वारा खींचा जाता है, तो जल को कहते हैं H2O, ये जल। अब ये सारी चीजें मिलकर किसकी उपस्थिति में H न्यू यानी कि प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश के अंदर जो है प्रकाश की जो विकिरणें होती है उसमें से H न्यू प्रकाश की ऊर्जा होती है उसको ग्रहण करती है। और किसकी उपस्थिति में कौन करता है? क्लोरोफिल। और पता है हरी पत्तियां किसके कारण हरी दिखती है? क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल एक वर्णक है जिसका जो जो एलिमेंट्स होता है, जो मुख्य जो तत्व होता है वो होता है मैग्नीशियम। और इसके अंदर पावर होती है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके और ऑक्सीजन को जनरेट करती है और भोजन को बनाती है। तो देखिएगा इसमें जो भोजन बना C6H12O6 बना। इस भोजन को जो पत्तियों में संचित होता है, बनता है, बनने के बाद में फ्लोएम द्वारा ऊपर से नीचे सभी भागों तक, जड़ तक पहुंचाया जाता है। किसके द्वारा? फ्लोएम के द्वारा। और फ्लोएम और जाइलम ये दो क्या होते हैं? संबंध उत्तक होते हैं। संबंध मतलब जिसके अंदर से आवागमन पदार्थों का या जलीय पदार्थों का होता रहता है, उसको कहते हैं में। तो ये भोजन बना और ये भोजन क्या है? संचित भोजन जो है उसको बोलते हैं स्टार्च, या इसको हम स्टार्च या मंड कहते हैं, ठीक है। या इसकी छोटी इकाई इसको ग्लूकोज भी कह सकते हैं। C6H12O6 या तो ग्लूकोज या फ्रुक्टोज, ये भोजन की सबसे छोटी इकाई है। नेक्स्ट देखते हैं, इसके द्वारा ऑक्सीजन गैस पैदा हुई और ये ऑक्सीजन गैस को हम श्वसन के रूप में, हम का मतलब यहाँ पे जीव हो सकते हैं, जीवों में पेड़ पौधे भी शामिल हो सकते हैं।
तो ऑक्सीजन गैस जो है वो क्या की जाती है, छोड़ी जाती है, जिसको जीव जंतु ग्रहण करते हैं। अब प्रकाश की उपस्थिति में ये क्रिया होती है भोजन बनाने की, इसको बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। ये भोजन जो है फ्रूट्स के अंदर और अन्य पदार्थों के अनाज के रूप में हमें प्राप्त भी होता है, और पेड़ पौधों को भी जीवित रहने के लिए यही भोजन काम में लिया जाता है। अब देखिए कि ये एक हिसाब से मैं अगर कहूं तो यहाँ पे ये रासायनिक समीकरण है। क्यों? क्योंकि संचित भोजन जो है वो बना है, एक नई चीज बनी है, नया उत्पाद बना है, ऑक्सीजन एक नया उत्पाद बना है। तो इसके अंदर अगर मैं इसको संतुलित करूं तो यहाँ पे हिट एंड ट्रायल विधि द्वारा इसको मैं संतुलित करूंगा, अनुमान विधि जिसको बोलते हैं उसके द्वारा मैं संतुलित करूंगा। तो देखिए इसको संतुलित कैसे करते हैं। यहाँ पे कार्बन 1 है और यहाँ पे कार्बन 6 है, तो यहाँ पे मैं 6 बना देता हूँ। जैसे ही मैंने कार्बन यहाँ पे 6 थे और 6 यहाँ पे लिख दिए, तो यहाँ पे कार्बन जो था यहाँ पे भी 6 हो गए, और इधर वाली साइड यानी कि बराबर के इज इक्वल टू एरो के इधर वाले भी 6 हो गए। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं। आगे देखें, हाइड्रोजन यहाँ पे 12 और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने बेटा 2 है। तो मैं हाइड्रोजन यहाँ पे तो है 2 और यहाँ पे हाइड्रोजन है 12। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अगर 6 लगा दूं तो 6 दूनी 12, 6 दूनी यहाँ पे 12 ही हाइड्रोजन, ये भी बराबर ये भी बराबर। अब ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन देखिए कि यहाँ पे ऑक्सीजन 6 दूनी 12, ये ऑक्सीजन है, ये 6 इसके साथ में 2 के साथ में गुना होगा, तो 6 दूनी 12 ऑक्सीजन ये है और 6 ऑक्सीजन ये है, तो 18 ऑक्सीजन इधर है। ऑक्सीजन की बात करें बेटा तो इधर वाली साइड तो 18 है और इधर वाली साइड ऑक्सीजन कितनी है बेटा की 6 और 2 8 ही ऑक्सीजन। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास 6 और 2 8 ही ऑक्सीजन है, यहाँ पे 10 ऑक्सीजन की कमी है। तो यहाँ पे अगर मैं 6 बना दूं तो 6 दूनी 12 हो गए यहाँ पे, ठीक है, 10 जुड़ गए सीधे के सीधे, ठीक है, 6 दूनी 12 और 6 18, यहाँ भी कितने हो गए, अगर मैं 6 से गुणा करूं तो ये 12 और 6 18, यहाँ भी ये दोनों बराबर। तो ये जो समीकरण संतुलित हो गई, इसको हम संतुलित समीकरण को संतुलित करना कहते हैं। अब देखिए इसके अंदर कि ये हमारे पास क्या है, 12 क्या है, उत्पाद है, क्रियाकारक। ये एरो से पहले इनको कहते हैं हम क्रियाकारक, ये क्रियाकारक है, ठीक है, ये क्रियाकारक है और इनको हम कहते हैं 1 और 6 7, यहाँ पे क्या हो गए क्रियाफल, ये क्रियाफल कहलाते हैं। और भी इसके अंदर और भी हम कह सकते हैं कि ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, ये एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, क्योंकि इसको क्या है, क्रिया को करवाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, ऊष्मा की जरूरत पड़ती है। तो ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। अब हमें इसके अंदर रासायनिक समीकरण को लिखना भी मैंने आपको थोड़ा बहुत हिंट दिया है और ये भी बताया है कि समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है, और इस प्रकार से आपको धीरे धीरे आपको इन चीजों के बारे में पता चलता रहेगा। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं। तो ये कैसी अभिक्रिया है, ये रासायनिक अभिक्रिया है, क्योंकि इससे कोई नया पदार्थ बनता है और क्या है कि ये एक दिशा में चलती है। तो आगे हम उदाहरण लेते हैं कि श्वसन का उदाहरण लें। तो श्वसन को देखिए आप कि श्वसन के अंतर्गत रेस्पिरेशन, सेकंड एग्जांपल हम लेते हैं श्वसन का, रेस्पिरेशन, ठीक है, इसको बोलते हैं श्वसन। देखिए श्वसन में हम क्या करते हैं, जो पेड़ पौधे ऑक्सीजन गैस छोड़ती है उसको हम लेते हैं और हम जो भोजन करते हैं वो भोजन हमारे
शरीर में किस रूप में होता है? ग्लाइकोजन के रूप में। तो ग्लाइकोजन के रूप में हमारा जो भोजन होता है वो ग्लूकोज के छोटे छोटे पार्टिकल मिलकर ग्लाइकोजन को बनाता है। तो हम कह सकते हैं कि ग्लाइकोजन जो है किसका बहुलक है? ग्लूकोज इकाइयों का बहुलक है। देखिएगा ये C12O6 ये ग्लूकोज भोजन है, ग्लूकोज, ठीक है। या इसको हम कह सकते हैं कि ये संचित भोजन कैसा है? ग्लाइकोजन का रूप है। अब देखिए यहाँ पे एक ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है जो कॉम्पिटिशन्स में पूछते हैं कि पादप कोशिका में भोजन किस रूप में होता है? तो स्टार्च या मंड के रूप में भोजन संचित होता है पादप कोशिकाओं में, और जंतु कोशिकाओं में जो भोजन संचित होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। यहाँ पे ये क्वेश्चन भी बनता है। आगे देखिए कि ऑक्सीजन हम लेते हैं श्वसन के द्वारा, तो जो हम श्वास लेते हैं और भोजन भी करते हैं तो आपको पता है कि भोजन का और ऑक्सीजन गैस का गहरा संबंध होता है, ठीक है। और इसको ले जाने का कार्य कौन करता है? एक हीमोग्लोबिन करता है। हीमोग्लोबिन जो होता है लाल रंग का वर्णक होता है, जो जिसका बीच का मुख्य जो तत्व होता है वो फेरस होता है, फेरिक जिसको बोलते हैं Fe, जिसको लोह वर्ण तत्व भी कहते हैं। इसके कारण इसका रंग हीमोग्लोबिन के कारण जो ब्लड का रंग जो होता है वो लाल होता है। इसकी जो ये इसके साथ में ऑक्सीजन गैस के साथ में इसकी जो है बॉन्डिंग बहुत जबरदस्त होती है और वो इसको ऑक्सीजन को ले जाता है। ले जाने के बाद में क्या करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो बनती है उसको बाहर निकालता है। तो ये श्वसन के अंतर्गत होता है, जो नेक्स्ट हम जो चैप्टर आएगा उसके अंतर्गत पढ़ेंगे। तो देखिए इसमें कि बना क्या? कार्बन डाइऑक्साइड बनी और जो जल बना, जल हमारी कोशिकाओं में चलाता है, शरीर में शारीरिक क्रियाओं में काम आता है, और साथ में ऊर्जा निकलती है और लगभग 38 एटीपी ऊर्जा निकलती है। बेटा एटीपी की जो फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कोशिकाओं में संचित ऊर्जा मुद्रा को कहते हैं, ठीक है। अब देखिए कि ये जो ऊर्जा है 38 एटीपी ये निकलती रहती है। अब हम बात करते हैं कि जो आपके कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा बनी, अब हम इस समीकरण को क्या करते हैं? संतुलित करते। तो मैं इस समीकरण के बारे में आपको थोड़ा कुछ बताना चाहता हूं ताकि आपको रासायनिक अभिक्रियाओं के अंतर्गत बहुत कुछ जानकारी भी साथ साथ में मिलती रही। तो देखिएगा रासायनिक अभिक्रियाओं में ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है क्योंकि नई चीज बनी है। क्या बना है? कार्बन डाइऑक्साइड बनी है, ऊर्जा निकली है और जल बना है। तो देखिए इसको हम पहले करते हैं हिट एंड ट्रायल विधि द्वारा संतुलित। तो देखिए यहाँ पे कार्बन कितने बेटा? 6। यहाँ पे कार्बन कितना है? 1 है। तो यहाँ पे 6 करते ही कार्बन तो बराबर हो गए, लेकिन यहाँ पे अब बात करते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन यहाँ पे 12 है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? 2 है। तो यहाँ पे 6 करते ही हाइड्रोजन 12 हो गए, लेकिन ऑक्सीजन की संख्या देखिए तो यहाँ पे 6 दूनी 12 और 6 18 ऑक्सीजन हो गए, और इधर वाली साइड में कितने ऑक्सीजन है? 6 और 2 8 ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे हम 6 ऑक्सीजन कर देते हैं। तो ये जो हमारी जो समीकरण है वो संतुलित हो गई। अब इसके बारे में हम देखें तो यहाँ पे 7 क्या हो गए बेटा? यहाँ पे 7 रिएक्टेंट्स हो गए। 7 तो रिएक्टेंट्स हो गए जिसको हम क्रिया कारक कहते हैं। क्रिया कारक जो होते हैं एरो से इधर, ये एरो का मतलब होता है जो एरो की बाईं साइड वाला भाग है वो तो है जो क्रिया करने में भाग लेने वाले पदार्थ है, और जो दाएं तरफ वाले हैं वो अभिक्रिया के संपन्न होने के बाद में बने हुए क्रियाफल या उत्पाद होते हैं। तो क्रियाफल या उत्पाद कितने हैं बेटा? यहाँ पे क्रियाफल
को हम इंग्लिश में प्रोडक्ट भी कहते हैं। प्रोडक्ट्स यहाँ पे हैं 12, देखो 6 ये कार्बन डाइऑक्साइड के और 6 जल के। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो अब संतुलित होने के बाद में और इसकी क्या क्या हमें बारे में, इसके बारे में हम बता सकते हैं। दूसरी बात तो ये है कि ये सॉलिड पदार्थ है, ये गैसीय पदार्थ है, ये गैसीय पदार्थ है, ये लिक्विड पदार्थ है, ठीक है। तो इन चीजों के बारे में हमें पता चल गया कि ये रासायनिक समीकरण को इस टाइप से भी लिखते हैं। अब देखो ये जो है अभिक्रिया अंत में ऊष्मा देती है या ऊर्जा देती है। जब हम खाना खाते हैं तो हमारे शरीर का ताप बढ़ता है या बना रहता है, हमारा शरीर ठंडा नहीं पड़ता। और जब ठंडा पड़ जाता है अंत में, तो हमारे शरीर की ऊष्मा को बनाए रखने के लिए हम बार बार खाना खाते हैं, सुबह और शाम, ठीक है। तो देखिएगा कि ये एक हिसाब से भोजन के पाचन की क्रिया भी हो गई, जिसको मैंने लिखा था रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी, ये बाहर आ जाएगी श्वसन तंत्र के द्वारा, और जल हमारी कोशिकाओं में चला जाता है, और ऊर्जा हमें संचित होती है और कार्य करने के लिए बार बार थोड़े थोड़े रूप में शरीर को मिलती रहती है। अब देखिए मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। तो पहली बात है, ये एक ऊष्मा कैसी है, शोषी अभिक्रिया है। तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है क्योंकि ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है, ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया, क्योंकि अंत में इसके अंदर क्या है, ऊष्मा ऊर्जा निकलती है। और दूसरी बात, ये किसके ऑपोजिट है, ये जो है प्रकाश संश्लेषण के विपरीत है। प्रकाश संश्लेषण के विपरीत रिएक्शन है, बिल्कुल उसकी ऑपोजिट रिएक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट बात इसमें, और इसके अंदर क्या लिख सकते हैं, एक इसमें लिख सकते हैं कि ये जब किसी पदार्थ के साथ में ऑक्सीजन जुड़ता है तो इसका होता है ऑक्सीकरण। तो ये एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन क्या है, जुड़ता है। तो इसमें ये ऊष्माक्षेपी है, ऑक्सीकरण है, ये रासायनिक अभिक्रियाओं के अलग अलग नाम हैं जो हम नेक्स्ट इसको करेंगे। तो आपने पहचाना ये किस प्रकार की रिएक्शन है, ये भी एक केमिकल रिएक्शंस है, ठीक है, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। तो अब हम तीसरा एग्जांपल लेते हैं। तो तीसरे एग्जांपल के अंदर भी आप देखना कि ये पहचान करना कि ये किस प्रकार की रिएक्शंस है। तो लीजिए अब हम बहुत ही साधारण सा उदाहरण लेते हैं जिसका दैनिक जीवन में भी हम उपयोग करते रहते हैं। तो देखिए तीसरा उदाहरण है जो हम जल को लेकर लेते हैं। देखो बेटा 3 नंबर एग्जांपल। तो ये मान लो हमने जल ले लिया, ठीक है जी, ये है जल। और बेटा जल को जैसे ही हमने जैसे ही 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया, तो जैसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको हीट किया और इस जल का जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर कर दिया 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसका टेम्परेचर जो इस जल का है इसका टेम्परेचर है मान लो 27 डिग्री रूम टेम्परेचर है डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस अवस्था में ये लिक्विड होगा और इस अवस्था में ये वेपर या गैस होगा, ठीक है, ये गैसीय अवस्था में हो जाएगा। आपको पता है ये मान लो क्या होगा, ये मान लो वाष्प है, स्टीम पैदा हो गई, तो ये कौन सी अवस्था में आ गया, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गैस के रूप में आ गया। इसके जो पार्ट है वो दूर दूर कण चले गए। और ये यहाँ पर क्या है, ये क्या है यहाँ पे, ये है लिक्विड फॉर्म में। जल जो है वो किस फॉर्म में बेटा, लिक्विड फॉर्म में होता है। अब हम बात करें कि अगर इसी जल को अगर मैं टेम्परेचर कर दूं इसका 0 डिग्री सेंटीग्रेड, मैं इसका 0 डिग्री सेंटीग्रेड करूंगा तो बेटा ये बन जाएगा बर्फ के रूप में, बर्फ के रूप में। तो ये सॉलिड पार्ट हो जाएगा, इसका सॉलिड पार्ट हो जाएगा, ठीक है बेटा जी, ये बात समझ में आती है। तो ये जल ही। अब बेटा देखो आप बर्फ को पिघलाओगे
पिघलाने के बाद भी बनेगा क्या वापिस ये बेटा, जल ही बनेगा। तो इसको क्या बोलते हैं, सॉलिड से, जब सॉलिड से लिक्विड में आता है तो इस प्रक्रिया का नाम भी गलन है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, गलन कहते हैं। और जो लिक्विड से वापिस बर्फ में बदलता है या ठोस में बदलता है, इस प्रक्रिया को बोलते हैं पिंडन कहते हैं। क्या बोलते हैं, पिंडन कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में इधर आ जाओ, ये जो हमने 27 डिग्री से 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाया है, तो इस प्रक्रिया में जो है लिक्विड से गैस में जो बदल गया, इसको हम बोलते हैं वाष्पन कहते हैं, वाष्पन, वेपोराइजेशन कहते हैं। ठीक है, इसको फ्रीजिंग और इसको क्या बोलते हैं, वेपोराइजेशन, और इसको मेल्टिंग कहते हैं। मेल्ट मतलब पिघलना या गलना। उसके बाद में वाष्प को वापिस इसमें जल में बदल दे, लिक्विड में बदल दे, तो इस प्रक्रिया को कंडेंसेशन या संघनन कहते हैं। इसको संघनन कहते हैं। तो ये भी आपको बेटा आपसे पूछा जा सकता है। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन बन रहे हैं, आप अच्छी तरह से इनको समझें। अब बात करते हैं इसके अंदर और भी कि यहाँ पे अगर वाष्प, जैसे हम पानी को गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद भी अगर पात्र पे ढक्कन है, या जैसे हम सब्जी वगैरह बनाते हैं तो भी पानी सब्जी में से या उसमें से निकलता है, तो ऊपर ढक्कन होता है और बंद कर देते हैं हम जैसे उसको बर्नर को, तो उसके ढक्कन पे चारों तरफ पानी जम जाता है। और ये जो जमा हुआ पानी है वो क्या होता है, उस जो जम गया पानी, जो वाष्प जो ठंडी हो गई तो लिक्विड में जो बदली है, उसको हम उस प्रोसेस को संघनन कहते हैं। तो बादल का बनना भी एक संघनन का क्रिया के अंतर्गत आता है। और जो सूरज के प्रकाश की किरणें समुद्र पर पड़ती है और उसकी ऊपरी परत से पानी खींचती रहती है, या हमारे कपड़े जो सूखते हैं वो भी जिस क्रिया के द्वारा सूखते हैं उसको वाष्पीकरण या वाष्पन कहते हैं। इसी प्रकार बर्फ का जमना पिंडन कहलाता है, और बर्फ का वापिस पिघलना क्या कहलाता है, गलन या मेल्ट कहलाता है। अब सुनिए बात, बर्फ जब पिघल कर वापस पानी बनी तो भी वो उसके अंदर कोई नई चीज तो बनी नहीं बेटा, वो पानी का पानी ही रहा। इधर वेपोरेशन जो वाष्प बनी स्टीम, उसको ठंडा करके जैसे हमने चखा तो वो भी पानी का ही रूप है। तो इसमें कोई नई चीज बनी ही नहीं है, लेकिन अवस्था में इसके परिवर्तन हो गया है। तो अवस्था में भले परिवर्तन हो, लेकिन अगर पुनः वही परिस्थितियां जो प्रारंभ में लगाई थी उन्हीं परिस्थितियों को हटा ले हम, तो क्या हो जाती है, कोई वस्तु अगर अपनी प्रारंभिक अवस्था में ही आ जाती है तो इस प्रकार के जो परिवर्तन है वो भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। तो ये कैसा परिवर्तन है बेटा जी, ये फिजिकल चेंज है, इसको हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं, इसको हम फिजिकल चेंज कहते हैं। फिजिकल चेंज, इसको हम फिजिकल चेंज कहते हैं। ठीक है, अब सुनिए बात, कुछ पदार्थ, ये तो हमने चलो जल का उदाहरण लिया है, कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं बेटा कि जैसे वो ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदल जाते हैं और गैस से सीधे ठोस में बदल जाते हैं। इस प्रकार के पदार्थ बीच की अवस्था लिक्विड में चेंज नहीं होते। ऐसे पदार्थों को हम ऊर्ध्वपातज पदार्थ कहते हैं। कैसे बेटा, ऊर्ध्वपातज पदार्थ कहते हैं, सब्लिमेट सब्सटेंस कहते हैं, और इस प्रक्रिया को सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ये प्रोसेस क्या कहलाती है बेटा जी, ऊर्ध्वपातन प्रोसेस कहलाती है, ऊर्ध्वपातन। और ये ज्यादातर किस में होता है, नौसादर में, कपूर में। ठीक है, तो नौसादर में भी ऐसे ही होता है, NH4Cl जिसको नौसादर कहते हैं, और ये लिक्विड फॉर्म में नहीं बदलता, ये सीधा या गैस में बदलता है या गैस से सीधा ठोस में बदलता है। उसी प्रकार कपूर में भी ऐसा ही होता है। तो ये कुछ पदार्थ, नेफ्थलीन है वो भी जैसे, तो इन पदार्थों को भी आप नौसादर, नेफ्थलीन, कपूर एक ही चीज होती है। तो इस हिसाब से आप उसको देखोगे तो इसमें जो भौतिक परिवर्तन होते हैं उसमें अभिकारक या उत्पाद ऐसा कुछ ज्यादा नहीं होता, लेकिन रासायनिक चेंजेस में इक्वेशन लिखनी पड़ती है और आपका जो मुख्य पार्ट है वो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। लेकिन अब हम क्या करेंगे,
रासायनिक अभिक्रिया और भौतिक अभिक्रिया में चेंज देखेंगे, तो वो भी अपने देखेंगे। तो मैं आपसे ये आशा रखूंगा कि आपको ये बात समझ में आ रही है और आप लोगों को अच्छी तरह से इन कॉन्सेप्ट को क्लियर भी करना है।